अभी तक आपने क्रिकेट मैच में देखा और सुना होगा कि रोमांचक मैच, लेकिन मध्य प्रदेश की निगाहें अब दमोह के उपचुनाव पर आकर टिक गई हैं, जहां पर जो चुनाव होना है वो भी अब किसी रोमांचक मैच से कम नहीं। बुद्धिजीवी वर्ग से हम बात करेंगे कि आखिर उनका जनप्रतिनिधि कैसा हो, आखिर उनका विधायक कैसा हो। हम उनसे भी बात करेंगे जो व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं कि आखिर पिछली सरकार में उनको सरकारों से क्या फ़ायदा हुआ और अब जो सरकार चुनने जा रहे हैं वो क्या सोचकर वोट करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं दमोह शहर के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग से। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। वकील साहब, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा हो आपका जनप्रतिनिधि। इस उपचुनाव में जनप्रतिनिधि और विधायक चुनने की बात तो है ही नहीं। ये चुनाव इस बात के लिए है कि हमें लोकतंत्र को यदि जिंदा रखना है तो वर्तमान में जिस तरह से जनतांत्रिक सरकार को, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराया गया और भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा यहाँ सत्ता हासिल की, उसी क्रम में दमोह की विधायक की सीट भी खाली कराई गई और कांग्रेस का विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देके आज भाजपा का प्रत्याशी है। इससे जनतांत्रिक मूल्यों की हत्या तो इन लोगों ने की है। अब धनबल से की, बाहुबल से की, सत्ताबल से की, कैसे की ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हुई है। तो हमारी कोशिश तो ये है कि हर नागरिक को ये सोचना चाहिए कि प्रजातंत्र को यदि जिंदा रखना है तो ऐसे प्रतिनिधियों को जो जनमत की को नकार कर सत्ता के सुख के लिए दल बदल लेते हैं और फिर से प्रत्याशी बन के आते हैं, उनको वोट नहीं देना चाहिए। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए राहुल सिंह को वोट नहीं देना चाहिए। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना मैं कांग्रेस की सिफारिश करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आज दमोह ज़िले की जनता को ये दिखाने का अवसर है कि यदि आप हमारे जनमत को नकारते हैं तो हम भी आपको नकार देंगे। इसलिए मैं तो कहता हूं कि राहुल सिंह को वोट नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक सबक देना चाहिए कि दल बदल को हम पसंद नहीं करते। सुना आपने किस तरीके से साफ गोई से अपनी बात रखी है। हमारे साथ जैन साहब हैं मौजूद, जो व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं। और सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा हो आपका प्रत्याशी और पिछली सरकारों से क्या सबक लिया और अब जो आप वोट करेंगे क्या सोच के करने वाले। अब प्रत्याशी कैसा हो ये तो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, लेकिन बार बार परिवर्तन इसको हम नकारते हैं। ये बार बार चुनाव होना, उपचुनाव होना, इसको हम नकारते हैं और इसको हम अपनी अलग दृष्टि से देखते हैं। कोविड जैसी महामारी में सरकार को गिराया जाना और इंटरटेन करना 22 विधायकों को और उसके बाद में महामारी के लिए मरने के लिए लोगों को छोड़ देना, ये सरकार का निश्चित फेल्योर था। हम कांग्रेस बीन भारत की बात करते हैं तो उसको भी मैं स्वीकार नहीं करता, क्योंकि देश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। आप इसका मतलब चाहते हैं कि आप विपक्ष ना रहें, तो विपक्ष होना चाहिए। आप अपनी लाइन को बड़ा करिए, सामने वाले की लाइन को छोटा मत करिए। आप अपनी लाइन को बड़ा करिए। आपने अपनी लाइन बड़ा नहीं की। 7 साल में सिर्फ आपने सामने वाले की लाइन मिटाने का प्रयास किया। गांधी जी को 2 फीट का करने का प्रयास किया। वल्लभ भाई पटेल उनके चौथे छत्रप थे, उनको 100 फीट का कर दिया। रातों रात स्टेडियम का नाम बदल जाता है। क्या पब्लिक इसमें बिल्कुल विचार नहीं करेगी कि ये सब क्या हो रहा है और इससे हमारे क्या अच्छे दिन आएंगे? क्या एक तानाशाही जैसा वातावरण बना हुआ है, जाति वर्गभेद बहुत ज़्यादा है। लेकिन बात तो अच्छे दिन की जाती है। अच्छे दिन दिखाई तो नहीं दिए। अगर कोई अच्छे दिन आए हो तो कोई हमें बताए कि भाई ये दिन अच्छे हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस की समस्या, इनको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये रोज़मर्रा के लोगों को लगने वाली चीज़ें हैं, इनसे आदमी बच नहीं सकता। बीच में हमने सुना था कि बोला गया कि हमने सोने पर से टैक्स घटा दिया, सोना सस्ता कर दिया गरीबों के लिए, और लोहा 60 रुपये पहुँच गया साहब। तो गरीब लोग सोना खरीदते हैं कि लोहा खरीदते हैं? मकान बन रहे हैं लोगों के, जितने पैसे में पहले मकान बन रहा था उसमें अब आधा बन रहा है। तो हमें ये विचार करना पड़ेगा कि आप ये डेड इन्वेस्टमेंट मकानों का जो कर रहे हैं, इससे अच्छा व्यापार को आप लोगों को पैसा देते, रोज़गार के अवसर आप मुहैया कराते, तो वो अपने पैसे से मकान बना लेता। और ये चीज़ हमारी दृष्टिकोण से सिर्फ पैसे बांट के आप लोगों को
अकर्मण्य कर रहे हैं। और शिक्षा के स्तर को आप 1 साल से पूरे स्कूल बंद पड़े हुए हैं, उस पर कार्य योजना कोई भी नहीं है सरकार की। बच्चों का भविष्य क्या होगा इसकी कोई चिंता नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं वो बहुत छोटे छोटे से काम करके अपने परिवार को चला रहे हैं। हमें विचार करना होगा कि हम पहले ज़्यादा अच्छे थे कि आज ज़्यादा अच्छे हैं। ये हर आदमी को आंदोलित करना चाहिए ये बात कि आज हम अच्छे हैं या हम सिर्फ पार्टी के चश्मे से ही देखेंगे। अगर पार्टी के चश्मे से हम देखेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और इससे हमारा विनाश होगा। हम जाति वर्ग में बहुत ज़्यादा बट गए हैं, हम अच्छी नज़र से एक दूसरे को नहीं देख रहे और इससे जाति वर्ग से उठ के हमें लोकतंत्र को देखना चाहिए। संविधान, जब नाथूराम गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते तो हमें लगता है कि आप संविधान को अंगूठा दिखा रहे हैं, क्योंकि उसको संविधान ने फांसी की सज़ा दी थी। आज हम कानून का भी कंटेम्प्ट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ों का हम समर्थन नहीं करते। यही सोच के मतदान करने का यही सोच के मतदान करेंगे और बार बार अस्थिर सरकार तो हम नहीं चाहेंगे, बार बार हम चुनाव नहीं चाहेंगे। आम पब्लिक से अपील करते हैं कि नोटा कोई ऑप्शन नहीं है, आप जिसको भी करें, किसी भी को भी आप समर्थन दें और विपक्ष को जिंदा रखें। विपक्ष ख़त्म करने की बात करना मतलब बेमानी है। हम चाहते हैं कि तानाशाही हो जाए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं रहेगी। तो साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष को जिंदा रखना ज़रूरी है, वरना सरकारें तानाशाह बनने में देरी नहीं करेंगी। कुल मिला के कहा जाए कि मतदान अब ऐसे लोगों को के साथ हो जो स्थिर सरकार दे सके। बार बार चुनाव से भी अब दमोह की जनता ऊब चुकी है, साफ तौर पर मना करती है कि अब हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो स्थिर हो और विपक्ष की भी भूमिका बनी रहे। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।